दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के 25 फरवरी 2019 के 2:30 पर हुए पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जिनका आंसर भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। और आज का जो हमारा वीडियो है वो 31st वीडियो है। तो ये वीडियो, इसके बाद 2 वीडियो और है, उसके बाद हमारी सारी शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपकी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो है टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर के महीने में रखी है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई है कि आपकी एग्ज़ाम ये होनी है। तो आप निश्चिंत रहिए। और मैंने कहा था कि कोई भी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको पढ़ाई बंद नहीं करना है। यानी कि इस तरह से कोई बात नहीं आती कि अब एग्ज़ाम 1 साल 2 साल या 3 साल नहीं होगी, तब तक आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। क्योंकि आपके जो स्पर्धा रखने वाले हैं आपसे, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो आपसे ओबियस सी बात है, यदि आप लॉकडाउन में ठहर गए तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ 2 वीडियो के बाद में मैं अपलोड कर दूंगा विद आंसर। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और इसी तरह चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर और अच्छी चल सके। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे बताने के पहले लगाने की कोशिश करें और अपना खुद का आकलन करें। और आप यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आर्टिकल के 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वो आप देख लीजिएगा, विजिट कीजिएगा। इन्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली है, पेडागोजी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप इन वीडियो को देखना ना भूलें अपनी एग्ज़ाम को दृष्टिगत करते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी आयु से विभाजित उस व्यक्ति की आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। यानी कि आपको किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल ज्ञात करना है, तो उस पर्सन की जो है आयु के साथ किसको विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वास्तविक इरादे, स्टीरियोटाइपिंग, कालानुक्रमिक, स्नायविक, कालानुक्रमिक, मानसिक और कालानुक्रमिक। तो किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी मानसिक आयु से विभाजित उस व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ मानसिक आ जाएगा और यहाँ पर मानसिक आयु से विभाजित उस व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है आईक्यू लेवल को। ठीक है दोस्तों, अगला सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, हृदय विकार यानी कि हार्ट डिसीज के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, एडीएचडी। तो यहाँ पर आपको जो डाउन सिंड्रोम है, यह शब्द जो यूज़ किया जाता है वो टर्म्स आपकी हृदय विकार के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि प्रारंभिक बचपन जो रहता है एक बच्चे का, वो किस सीमा तक रहता है। 7 से 11, जन्म से 2, 3 से 12, 2 से 6। तो यहाँ पर 2 से 6 वर्ष तक का जो है ऑप्शन नंबर 4, यह एक ऐसी आयु सीमा है जो प्रारंभिक बचपन कहलाता है, यानी कि आपका प्राइमरी या अर्ली चाइल्डहुड। चलिए, फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है। अच्छा, जो आपकी नई जोड़ी, कभी आप जूते पहनते हो और पहले जूते जो हम पहनते थे उनमें पहले जूते जो नए रहते थे वो बोलते कि ये जूते काट रहे हैं, ऐसा कभी आपने सुना हो अपने पापा मम्मी के मुंह से, या कभी आपने भी इस चीज़ को एनालिसिस किया हो, या फिर आपको ध्यान हो अपनी स्मृति में, तो वो जूते काटते तो अब पहनने का एक मतलब लगता है कहीं ये जूते भी ना काटे, है ना। मतलब उनसे कुछ निशान हो जाते हैं और वैसे चुभते हैं, उसी को जूते काटना बोलते हैं। तो इस तरह की स्मृति को हम क्या कहेंगे यदि हमें ऐसा स्मरण होता है नए जूते पहनने पर। तो जैसे हमने पहना हमें याद आया कि अरे ऐसा तो ना हो कि ये भी काटे, तो हम थोड़ा सा उसको पहन के ऐसे करके देखते हैं, मतलब थोड़ा चल के देखते हैं। तो इस तरह की जो स्मृति है वो आपकी तत्काल स्मृति में आता है, इमीडिएट मेमोरी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें भी कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन है प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी, बौद्धिक विकास।
तो थोड़ा सा यदि आपको यहाँ ध्यान आ रहा होगा तो हमने जो क्वेश्चन है उसी में पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत की बात की गई है, और यहाँ पर पारिस्थितिकी सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो ह्यूमन इकोलॉजी यानी कि मानव पारिस्थितिकी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनर्निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं कहलाता है। उदात्तीकरण, प्रतिकरण, संबंधन और युक्तिकरण। तो उसको हम कहेंगे उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ये तो शायद आप में से हर एक बच्चा जानता होगा कि पढ़ाई हो रही तो किसके अनुसार हो रही है ना। तो आपके पास है RCI, NCTE, NUPA, NCERT। NCERT जैसे हमें सुनने में आता है तो हमारे दिमाग में झट से आ जाता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे कंपटीशन की या चाहे स्कूली शिक्षा की, तो सिलेबस जो हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू, जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आपके 10वीं का लेवल का पूछा जाता है या 12वीं के लेवल का पूछा जाएगा, जो भी उसमें एक लेवल डिसाइड होता है। तो फिर उसमें बोलता है कि NCERT बेस्ड, यानी कि NCERT ही सारे स्कूल शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी यह निर्धारण करता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ऐड करना है और क्या हटाना है। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अनुभव, पुनर्बलन, अभ्यास और परिपक्वता है। यानी कि आपको तत्परता का नियम बताना है जो किस पर प्रकाश डालता है। तो यह परिपक्वता यानी कि मेचुरेशन, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है। आपको बताना है चंकिंग पर मिलर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार इनमें से मैजिक नंबर कौन सा है। तो आपके सामने इतने सारे नंबर है, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही हो जाएगा। 7 ब्रैकेट में प्लस डिवाइड बाय -2, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहु बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषागत और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो यहाँ पर शारीरिक काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नृत्य प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि देखिए प्राकृतिक, भाषागत और अंतर्वैयक्तिक, इनमें किसी भी तरीके से आपको नृत्य प्रदर्शन करने के दौरान उसमें क्या रहता है, आप गति में रहते हैं नृत्य करते तब, तो उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिशील ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम गतिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ये ऑप्शन नंबर यही सही रहेगा आपका। भाषागत बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक की नहीं होती और अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर नृत्य प्रदर्शन करता है यानी कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका 11 है, स्नायुयी न्यूरोटिटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। अनियंत्रित प्रसन्नता, मिश्रित भाव, उच्च तनाव, घबराहट और सकारात्मकता। तो उच्च तनाव और घबराहट, ऑप्शन नंबर हाई स्ट्रेस एंड एनेक्जिटी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये न्यूरोटिज्म अनुभव है आपका स्नायुयी। तो जो न्यूरोटिसिज्म जो रहता है आपका, उसमें आपको उच्च तनाव यानी कि इस तरह का अनुभव यदि व्यक्ति को हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि उच्च तनाव और घबराहट हो रही है। तो आपको न्यूरोटिसिज्म जैसी कोई समस्या है जिसमें ऐसा अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इनाम देकर, दंड देकर, समाधान प्रदान करके, हल करने के लिए इसी प्रकार समस्या देकर। तो यहाँ पर बाई गिविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू सोल्व। तो यह शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या दे, यानी बार बार उसको उसी प्रकार की समस्या दे जिसको वो करने में उसको हेजिटेशन होती है या फिर वो करने में असमर्थ होता है, तो वो बार बार उसी समस्याओं की प्रॉब्लम सोल्व करेगा तो वो उसमें बिल्कुल पारंगत हो जाएगा और फिर उसको उस चीज़ में कभी समस्या नहीं होगी। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। आपको बताना है कि बच्चे कब जो है ग्रुप इन्फ्लुएंस यानी कि सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस आयु कौन सी, तो आयु है आपकी 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है। इसमें रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो यह इट इज़ परमानेंट, यानी कि ये जो आपका चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी ये क्या परमानेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वही बात आ गई, यहाँ पर आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन है और बड़े से इसमें आंसर है। शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी शिक्षक को सुनना है और ज्ञान प्राप्त करना है, क्या यह एक लर्निंग तरीका है, यही एक अधिगम है। मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्य और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, अपने विचारों अनुभव अध्ययन इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो बात मैंने यही कही थी आपसे, कोई बड़ा सा आंसर दिखे जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें सभी चीज़ों की बात की गई है तो वही उसका सही आंसर रहेगा। टू प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स एंड डिस्पोजिशन थ्रू आउट आवर थॉट्स एक्सपीरियंस स्टडी सेंस एंड शेयरिंग, अपने विचारों, आपके विचारों को, अनुभवों को, आपके अध्ययन को, इंद्रियों को और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, यानी इंद्रियों और साझाकरण यानी कि आप एक दूसरे से बहुमत करते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ने लिखने के उस चीज़ को साझा करना, एक दूसरे तक देना, कौशल और निपटान यानी कि आप किसी चीज़ में स्किल प्राप्त करते हैं और उसको हल करने का एक आपके अंदर सेंस आ जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तभी हम कहेंगे कि एक लर्निंग हो रही है या सीखना हो रहा है, ना कि किसी चीज़ को पढ़ने लिखने, जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, मूल संस्करण के माध्यम से तथ्यों, ये सब इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता। स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अंधविश्वास, अंतर्गता बनाम अलगाव और पहल बनाम अपराध बोध। तो यहाँ पर आपका अंतर्गता बनाम अलगाव यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। सर्वव्यापकता, प्रकृति, पोषण और नियतिवाद। तो यहाँ पर पोषण जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह जो है आपका विचार मूर्त रूप लेता है जब हम पोषण की बात करते हैं तो ये विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बच्चों में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है, यानी कि आपको बताना है कि जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो आपका कब जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है या फिर कम होता है। तो 5 से 6 वर्ष की उम्र में ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, कल्पनाशील चिंतन और साहचर्य चिंतन। तो यहाँ पर आपको जब आप कोई सी लैंग्वेज जानते हैं तो आप सोचते हैं तो उसी लैंग्वेज में सोचते हैं, आप सभी जानते हैं। यानी कि आपको कुछ करना है तो आपके दिमाग में यदि आप कोई थिंकिंग लेकर आते हैं कि मुझे कल जाना है और आपके मन में आप सोच रहे हैं तो आप उसी भाषा में सोचेंगे, यानी कि जो लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में आपकी थिंकिंग आती है, ये चीज़ सभी जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो लैंग्वेज आप नहीं जानते उसकी आवश्यकता कहाँ नहीं है। तो इमेजिनेशन में कभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कल्पना करते हैं कि हम यदि कल्पना करेंगे तो कल्पना में भाषा का कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। जो नहीं बोल पाता, जो नहीं समझता है, आप वो भी आपको इशारों में बता देगा कि मुझे उड़कर जाना है या फिर मुझे पायलट बनना है या फिर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, या जो भी उसकी मन की भाषाएं हैं, जो भी उसकी कल्पना है, उसके दिमाग की जो उसके सपने हैं, उनको कल्पना के माध्यम से बता सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जिसमें भाषा यानी जो भाषा के शब्द उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पियाजे के विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वायुगोत्सकी ने इसके महत्व का कारण बताया। यानी कि पियाजे ने क्या किया, विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया और वायुगोत्सकी ने इनके महत्व का कारण बताया। यानी कि महत्व का क्या क्या कारण है, महत्व तो इन्होंने दे दिया हमें, लेकिन ये महत्व देने का क्या कारण है ये बताया है। तो किस चीज़ के लिए, तो ये आपका जो ऑप्शन है इसमें जो सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, इसके बारे में जैविक कारकों को महत्व बताया है और इन महत्वों के कारण को वायुगोत्सकी ने बताया है, जो सामाजिक संपर्क ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है,
सबसे अधिक प्रभावी कारण जो उन्हें प्रभावित कर रहा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव और संज्ञानात्मक क्षमता। तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल नीड्स यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जिनके कारण जो है जो बच्चे सीखने में कठिनाई का सामना उनको करना पड़ रहा है। अगला है 22 नंबर का आपका क्वेश्चन, व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण है धारणा, प्रेक्षणीय, संरचित और आंकना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है स्ट्रक्चर्ड यानी संरचित, ये आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए MBTI अप्रोच फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड यानी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है व्यक्तिगत मूल्यांकन। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निर्माणवाद का सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था एरिक्सन, बंडूरा, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, निर्माणवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें के रूप में जाना जाता है अनुकूलन, प्रतिकृतियन, आत्मसातकरण और पुनरुत्पादन। तो यहाँ पर आपका आत्मसातकरण एसिमिलेशन ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? सिग्नल अवधान, विस्तृत अवधान, चयनात्मक अवधान और विभक्त अवधान। तो यहाँ पर आपका डिवाइडेड अटेंशन यानी कि जब आपका ध्यान इसमें भंग हो जाता है, आपका जो अटेंशन है कार चलाने के प्रति वो एकदम से फ़ोन आने पर यह अवधान उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण होती है। समझ, जानकारी, समस्याएं, कठिनाई। तो यहाँ पर कठिनाइयाँ जो होती है, कठिनाइयाँ सीखने की अक्षमता यानी कि महत्वपूर्ण क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क, सुनना, गणित जो भी प्रक्रिया करता है वो कठिनाइयों के कारण उसकी जो क्षमता उससे बढ़ती है। अगला 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक, मानववादी, व्यवहारवादी और समाज सांस्कृतिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो बिहेवियरल यानी व्यवहारवादी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है, प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह आत्म जागरूकता विकास करने में मदद करता है या बच्चे को बुरे अनुभव के लिए तैयार करता है या पुनः परीक्षा में उसकी छात्र की मदद करता है। यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है जो कि जोखिम बड़ा या छोटा लेना उसके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर आपका इसमें सही रहेगा। चलिए 29 नंबर का आपका क्वेश्चन देखते हैं, लारा की स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? कार्यस्थलीय लिपिक चिंतन, तर्क शक्ति, संगठनात्मक चिंतन और अंक चिंतन। तो यहाँ पर तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की बात हो रही है, स्प्रेडशीट जो होती है आपकी वो उसी से संबंधित होती है, यदि वो उसने वह तैयार कर लिया इसका मतलब उसकी तर्क शक्ति अच्छी है। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा GDD के लिए कारण हो सकता है? बचपन का संक्रमण, GDD का कारण जो वो बताना है आपको, बचपन का मोटापा, सख्त परवरिश और चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन। तो यहाँ पर बचपन का जो संक्रमण है यह GDD का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था, उसमें शायद मुझसे बताने में कोई गलती हो गई है। तो मैंने कहा था कि ये जो चीज़ है बच्चों को पढ़ने में सक्षम बनाती है, ये बात तो सही है, लेकिन जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये पढ़ने पर समझ में आया मुझे कि सीखने की क्षमता यानी जो नहीं सीख पाता बच्चा, उसको ये चीज़ें कठिन लगती है। कौन सी? पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना, गणित। ये क्या है? महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ होती है जो कि बच्चा सीखने में अपने आप को असक्षम समझता है, और यही चीज़ें जो है बच्चे को सक्षम बनाती है यदि वो उस पर काम करता है। तो यह था इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो, और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है आपकी जो है
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो कि अभी सितंबर में होने वाला है। तो तैयारी कीजिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और घर रहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।